हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम मानव जनन चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। और इस चैप्टर में हम पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 तथा पेज नंबर 6 को कंप्लीट कर चुके हैं। पेज नंबर 1 में हमने जनन के पदों को देखा था तथा पेज नंबर 2 और 3 में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था तथा पेज नंबर 4 और पेज नंबर 5 तथा पेज नंबर 6 में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। आज हम पेज नंबर 7 की बात करेंगे, जिसमें शुक्राणु जनन के बारे में बताया गया है। तो जो चैप्टर है हमारा मानव जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और उसमें हम पेज नंबर 7 की बात करेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 7 में हमें शुक्राणु जनन के बारे में बताया गया है। शुक्राणु जनन, इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है, यह आपको पता है कि मेल के अंदर देखी जाती है तथा यह प्रक्रिया तुम्हारी किशोरावस्था आने पर शुरू होती है। किशोरावस्था आने पर यह प्रक्रिया शुरू होती है शुरू होती है लगभग 9 से 16 ईयर। तो बच्चों, शुक्राणु जनन में नर जन्म कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है। और बच्चों, शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह टेस्टिस के अंदर होता है। तो देखते हैं हम कि शुक्राणु जनन में कौन कौन से पद होते हैं और किस तरीके से जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। तो बच्चों, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया जो होती है, उसमें सबसे पहले नर जन्म कोशिकाएं होती हैं। नर जन्म कोशिकाएं नर जन्म कोशिकाएं होती हैं, जो कि आपको पता है कि ये सर्टोली कोशिका सॉरी जो कि आपको पता है कि ये शुक्रजन नलिकाओं में पाई जाती हैं। मैंने आपको पहली क्लास में ये बताया था कि शुक्रजन नलिकाएं जो होती हैं वह 2 प्रकार की कोशिकाएं रखती हैं। नंबर 1 नरजन्म कोशिका, नंबर 2 सर्टोली कोशिका। तो बच्चों, नरजन्म कोशिकाएं जो होती हैं, इनमें अर्धसूत्रीय विभाजन से शुक्राणु का निर्माण होता है। लेकिन बच्चों, इसके पीछे पूरी एक प्रक्रिया होती है, तो हम उस प्रक्रिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होती है नरजन्म कोशिकाएं। इनमें वृद्धि होती है और विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। नरजन्म कोशिकाएं होती हैं, ये भी द्विगुणित होती हैं, और स्पर्मेटोगोनिया भी द्विगुणित होती हैं। तो बच्चों, स्पर्मेटोगोनिया जो होती हैं, इनमें समसूत्री विभाजन के द्वारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। तो ये भी बच्चों द्विगुणित होती है। अब इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा।
जिसके फलस्वरूप सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है। जिसके फलस्वरूप बच्चों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, ये अगुणित होती है। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, जिसके फलस्वरूप 4 स्पर्मेटोजोन का निर्माण होता है। 4 स्पर्मेटोजोन का निर्माण होता है। ये बच्चों अगुणित होते हैं। बच्चों इन स्पर्मेटोजोन ही ये स्पर्मेटोजोन ही तुम्हारे शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं। शुक्राणु में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्पर्मेटोजोन का शुक्राणु में कन्वर्ट होना ही शुक्राणु जनन कहलाता है। तो यह थी तुम्हारी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहले नरजनन कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन से स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है और उसमें समसूत्री विभाजन से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं और उनमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से स्पर्मेटोजोन का निर्माण होता है और ये स्पर्मेटोजोन ही शुक्राणु जनन के द्वारा शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ये बच्चों संख्या में 4 होते हैं। तो बच्चों जो शुक्राणु जो होते हैं उनके सिर जो होते हैं, शुक्राणु के सिर पोषण के लिए सर्टोरी कोशिका में धसे रहते हैं। शुक्राणु के सिर पोषण हेतु सर्टोरी कोशिका में धसे रहते हैं। आगे हम बात करेंगे बच्चों कि जब ये स्पर्मेटोजोन यानी शुक्राणु शुक्रजनन नलिकाओं से निकलते हैं तो उस प्रक्रिया को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो बच्चों शुक्राणु का शुक्रजनन नलिकाओं से बाहर निकलना ही स्पर्मिएशन कहलाता है। शुक्राणु का शुक्रजनन नलिकाओं से बाहर निकलना स्पर्मिएशन कहलाता है। ये बच्चों तुम्हारा नीट 2023 का क्वेश्चन है कि शुक्राणु का शुक्रजनन नलिकाओं से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं। पेज नंबर 7 पर ही दे रखा है शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। तो बच्चों इसमें शुक्राणु जनन को हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें होता है बच्चों हाइपोथैलेमस जो कि GnRH नाम के हार्मोन का स्रावन करता है। इसकी फुल होती है बच्चों गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, या फिर कह सकते हैं हम गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो बच्चों ये GnRH जो होते हैं ये जो है अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाएंगे। अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाते हैं। अग्रपीयूष ग्रंथि से जो है 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं बच्चों। एक होता है इसमें LH हार्मोन, दूसरा होता है इसमें FSH हार्मोन। तो बच्चों LH हार्मोन की फुल होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो बच्चों ये हार्मोन जो होता है ये लेटिन कोशिकाओं पर कार्य करता है।
लेडीन कोशिकाओं पर कार्य करता है और ये हार्मोन तुम्हारा सर्कोली कोशिका पर कार्य करता है। सर्कोली कोशिका पर कार्य करता है। और बच्चों ये लेडीन कोशिकाओं पर कार्य करके एंड्रोजन एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन के स्रावन को नियंत्रित करता है। और बच्चों ये जो है शुक्राणु जनन में सहायक होता है। ये था बच्चों तुम्हारा शुक्राणु जनन का हार्मोनल नियमन। तो बच्चों ये बातें सब पेज नंबर 7 पर दे रखी थी। अब हम बात करते हैं पेज नंबर 8 की। अब हम बात करते हैं बच्चों पेज नंबर 8 की। तो बच्चों पेज नंबर 8 पर हमें शुक्राणु की संरचना दे रखी है। शुक्राणु की संरचना दे रखी है। तो बच्चों शुक्राणु की संरचना जो होती है यह मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड होती है, लेकिन मेनली इसमें 4 भाग भी होते हैं। जैसे सबसे पहला भाग होता है इसका हेड, दूसरा होता है इसमें नेक, तीसरा होता है बच्चों इसमें मिडिल पीस और चौथा होता है बच्चों इसमें टेल। लेकिन एनसीईआरटी में आपको नेक के बारे में नहीं बताया गया है। तो बच्चों हम भी नेक के बारे में थोड़ा सा ही समझेंगे। तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। हमारे शुक्राणु की संरचना, इतने पार्ट को हम कहते हैं बच्चों हेड, यहाँ पर होता है नेक, ये होता है बच्चों मिडिल पीस, ये होती है बच्चों टेल। तो चलिए बच्चों शुक्राणु संरचना को हम बारी बारी से सभी अंगों को समझते हैं कि हेड क्या होता है और नेक क्या होता है और मिडिल पीस में क्या होता है तथा टेल क्या होती है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों हम हेड के बारे में। तो बच्चों शुक्राणु का जो हेड होता है वह मेनली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये वाला ऊपर वाला भाग जो होता है इसको हम कहते हैं बच्चों एक्रोजोम और ये होता है बच्चों नेक। तो और इसमें बच्चों हेड में एक एलोंगेटेड 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 हैप्लॉइड न्यूक्लियस भी होता है। तो बच्चों अगर हम शुक्राणु की संरचना की थ्योरी की बात करते हैं तो हेड में जो होता है वह एक एलोंगेटेड एलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और दूसरा इसमें बच्चों एक्रोजोम एक्रोजोम होता है। और बच्चों ये एक्रोजोम जो होता है इसमें जल अपघटीय एंजाइम पाई जाती हैं। बच्चों इसमें जल अपघटीय एंजाइम पाई जाती हैं जो कि अंड कोशिका को भेदने में सहायता करती हैं सहायता करती हैं सहायता करती हैं।
तो बच्चों ये थी तुम्हारी शुक्राणु के हेड के बारे में जानकारी, जो कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है। आगे हम बात करते हैं बच्चों नेक की। तो बच्चों शुक्राणु की जो नेक होती है वो है समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र और दूरस्थ तारक केंद्र से मिलकर बनी होती है, दूरस्थ तारक केंद्र से मिलकर बनी होती है। ये तारक केंद्र बच्चों कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जो कि आपने 11th क्लास में सेल स्ट्रक्चर चैप्टर में अवश्य ही पढ़े होंगे। आगे हम बात करते हैं बच्चों शुक्राणु में मिडिल पीस की। मिडिल पीस का मतलब होता है बच्चों मध्य भाग, मध्य भाग। तो बच्चों इस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसका काम होता है बच्चों ऊर्जा का उत्पादन करना, ऊर्जा का उत्पादन करना। और यह ऊर्जा जो होती है बच्चों, यह पूंछ की यानी टेल की गति हेतु आवश्यक, गति हेतु आवश्यक, गति हेतु आवश्यक होती है, जिसके कारण, जिसके कारण शुक्राणु मादा जनन मार्ग में, मादा जनन मार्ग में प्रवेश कर पाता है, कर पाता है। तो बच्चों ये थी तुम्हारी शुक्राणु की संरचना के बारे में जानकारी, तथा ये था तुम्हारा शुक्राणु का चित्र, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। तो इसमें बच्चों आपके एक दो चित्र रह रहे हैं, जो हम बाद में आपको पूरे एक साथ ही आपको चित्र बना के दे देंगे। जितने भी चित्र आपके इस चैप्टर में हैं वो सारे आपको एक वीडियो में मिल जाएंगे, तो डायग्राम की आप चिंता ना करें। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि पेज नंबर 8 पर आपको कुछ बातें और दे रखी हैं, जो कि शुक्राणु के लिए आवश्यक है और शुक्राणु के लिए उन बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो वो बातें हम आपके लिए बता देते हैं बच्चों। इन बातों को हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे। तो नोट नंबर 1 होता है बच्चों इसमें कि एक बार के स्खलन में, एक बार के स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं। तो बच्चों एक बार के स्खलन में 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्रावित होते हैं। इन शुक्राणुओं में से 60% शुक्राणु का, 60% शुक्राणु का आकार, आकार व आकृति, आकार व आकृति समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तथा इनमें से, इनमें से 40% शुक्राणु, 40% शुक्राणु गतिशील होने चाहिए, गतिशील होने चाहिए। ऐसा क्यों चाहिए बच्चों? ऐसा जो है जनन क्षमता के लिए, जनन क्षमता के लिए आवश्यक, आवश्यक होता है। तो बच्चों यदि जनन क्षमता के लिए चाहिए तो 200 से 300 मिलियन शुक्राणु में से 60% शुक्राणुओं के आकार व आकृति समान होने चाहिए, तथा इन 60% में से 40% शुक्राणु जो है गतिशील होने चाहिए, तभी व्यक्ति जो है जननक्षम रह सकता है। आगे हम बात करते हैं बच्चों नोट नंबर 2 की, नोट नंबर 2 की। तो बच्चों आज से पिछली क्लास में हमने यानी
आगे हम बात करते हैं बच्चों नोट नंबर सेकंड की। तो बच्चों हमने पिछली क्लास में नर जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। नर जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था। तो हमने वहां पर आपको बताया था कि ये जो नर जनन ग्रंथियां होती हैं, ये जो है सेमिनल प्लाज्मा नामक द्रव का स्रावन करती हैं। सेमिनल प्लाज्मा नामक द्रव का स्रावन करती हैं। तो बच्चों ये जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, तो इसके साथ शुक्राणु को यदि मिला दिया जाए तो वीर्य यानी सीमेंट का निर्माण हो जाता है। तो सेमिनल प्लाज्मा बच्चों आपका नर जनन ग्रंथियों से आया था, और शुक्राणु अभी हमने देखा है शुक्राणु जनन के द्वारा आया था। और इन दोनों को मिलाकर के हम वीर्य यानी सीमेंट कहते हैं। तो बच्चों ये थे तुम्हारे दो नोट जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं।